तो हम लोग का टॉपिक रहेगा एडवांस अकाउंट के अंदर अकाउंट रिकन्सिलिएशन। ये आपका टॉपिक है एडवांस रिकन्सिलिएशन का, अकाउंट रिकन्सिलिएशन का। अब रिकन्सिलिएशन वर्ड का मीनिंग होता है मिलान करना, मैच करना। जैसे आपने पढ़ा होगा ना बिजनेस अकाउंटिंग में BRS, तो उसका मतलब था बैंक रिकन्सिलिएशन। तो उसमें क्या करते थे हम लोग, कैश बुक को और पासबुक को मैच कराते थे कि जो एंट्री कैश बुक में है वो पासबुक में है कि नहीं है, या जो एंट्री पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं है। तो अब वो दोनों में जो नहीं है उसी की वजह से दोनों के बुक में जो क्लोजिंग बैलेंस आता है उसमें क्या हो जा रहा था, डिफरेंस। तो हम लोग बनाते थे BRS और फिर उस डिफरेंस को लिख के और प्लस या माइनस करके दोनों की वैल्यू को मैच करा देते थे। तो ये एक्चुअली BRS के अंदर हम क्या कर रहे थे, अपना ही अकाउंट्स, कैश बुक भी बिजनेस का ही अकाउंट है और पासबुक भी बिजनेस का ही अकाउंट है। तो दोनों अपना ही अकाउंट आपस में क्या कर रहे थे, मैच करा रहे थे। और अकाउंट रिकन्सिलिएशन में बस फ़र्क ये है कि जो यहाँ पे मैचिंग का काम करेंगे वो दो अकाउंट्स को मिलाएंगे। यहाँ भी सेम चीज़ है जैसे BRS में था, जैसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में था कि वहाँ भी दो अकाउंट मिलाते थे। एक अकाउंट को बोलते थे कैश बुक, दूसरे को बोलते थे पासबुक, और फिर दोनों के जो डिफरेंस थे उसको मिलाते थे कि डिफरेंस क्यों है, और इसके लिए रिकन्सिलिएशन करते थे, मिलान करते थे ताकि वो डिफरेंस पता चल जाए। इसमें भी दो अकाउंट्स हैं, तो एक अकाउंट सेल्फ है यानी कि बिजनेस का खुद का है, और एक अकाउंट अदर पार्टी का है, मतलब सेल्फ नहीं है, दो पार्टी का अकाउंट है। जैसे कहने का मतलब कि अगर आप सप्लायर हैं, सेलर हैं, तो फिर ये डेटर हो सकता है ना, और अगर आप डेटर हैं तो फिर ये सप्लायर यानी क्रेडिटर हो सकता है। अगर आप हेड ऑफिस हैं तो ये आपकी ब्रांच हो सकती है, और अगर आप ब्रांच हैं तो आप किससे मिलाएंगे, हेड ऑफिस से। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि अकाउंट रिकन्सिलिएशन में हम अपना अकाउंट और एक अकाउंट किसका, पार्टी का। तो पार्टी हमारे लिए कस्टमर है तो डेटर हो जाएगा, पार्टी हमारे लिए सप्लायर है तो क्रेडिटर हो जाएगा, पार्टी हमारे लिए ब्रांच है तो ब्रांच कहलाएगी, और अगर पार्टी हमारा हेड ऑफिस है तो हेड ऑफिस कहलाएगा। तो जब हम एक कस्टमर से रेगुलर ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं महीने में और सालों साल करते रहते हैं, तो फिर हमारी ये लायबिलिटी बनता है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम कस्टमर और अपने अकाउंट को मैच कराए ताकि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन छूट ना जाए, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे डिस्काउंट से ही क्यों ना रिलेटेड हो, जिसकी वजह से दोनों के अकाउंट में डिफरेंस आ जाए। और डिफरेंस आने से क्या हो जाता है, अगर वो डिफरेंस कंटिन्यू रहता है, मतलब 2 महीने से बना हुआ है, 4 महीने से डिफरेंस बना हुआ है, तो इंसान का मेमोरी धीरे धीरे भूल जाता है। जब भूल जाएगा
तो कभी वो बोलेंगे कि नहीं कोई ऐसा मतलब डिफरेंस था ही नहीं, वो तो सब हिसाब किताब पहले हम लोगों ने कर लिया था। आप भी बोलेंगे कि नहीं सब हो गया था। या आप ये कहेंगे कि नहीं मुझे आपसे 1 लाख रुपए लेने थे, वो बोलेंगे कि नहीं सर मैं तो बहुत पहले ही क्योंकि महीने से नहीं सालों से चल रहा है इसे, 6 महीने से, और आपको याद भी नहीं है। अब है क्या कि आपके 20-25 पार्टनर्स हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो आपको याद नहीं है कि उनसे कब कब कितना लेन देन किया, कितना पैसा लिया या दिया। तो अब धीरे धीरे डाउट्स होगा, और डाउट होने के बाद क्या होता है, फिर ट्रस्ट जो है ना कमज़ोर होने लगता है। और जब ट्रस्ट टूटने लगता है, भरोसा कम होने लगता है, तो फिर आपका कस्टमर के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। और कस्टमर के ऊपर, सप्लायर के ऊपर, रिलेशन पे जैसे ही असर पड़ता है, आपके बिजनेस पे भी उसका असर पड़ जाता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट क्या है, सिर्फ लेन देन करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेन देन साफ भी रहे आपस में, लेन देन में किसी तरह का पैसे का मामला भी न रहे, तो वो रिश्ता जो है ना बहुत लंबा चलता है। अगर किसी कस्टमर या व्यापारी से लेन देन बराबर हो रहा है और अकाउंट में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आता, वो भी संतुष्ट आप भी संतुष्ट, तो ऐसे लोगों में लेन देन बहुत लंबा चलता रहता है। और जैसे ही आप ये चीज़ें छोड़ देते हैं, तो गलती तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, कभी अपडेट होता है, कभी अपडेट नहीं होता, डिफरेंस पैदा होता है, और कुल मिला के जो ट्रस्ट है ना, भरोसा, वो धीरे धीरे, और उसका इफ़ेक्ट क्या देख रहे हैं कि आपके बिजनेस पे पड़ने लगा, सेल्स पे पड़ने लगा, प्रॉफिट पे पड़ने लगा। तो ये छोटी सी गलती की वजह से बिजनेस को लॉस होने लगा। तो आपका एज अ अकाउंटेंट क्या फ़र्ज़ बनता है कि ठीक है आप महीने में मत करिए, एटलीस्ट चाहे तो आप क्वार्टरली कर लीजिए, क्वार्टरली कर लीजिए, हाफ अर्ली कर लीजिए, 6 महीने में एक बार, या एनुअली कर लीजिए, साल में एक बार। अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होंगे तो आपको थोड़ा क्वार्टरली करना होगा। ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है अगर, तो आप हाफ अर्ली, थोड़ा ज़्यादा है तो हाफ अर्ली, और बहुत ज़्यादा है तो बहुत कम है तो एनुअली, ज़्यादा पर क्वार्टरली, उससे थोड़ा कम होने पर हाफ अर्ली, और थोड़ा और कम होने पर, मतलब इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपको मंथली बनाना है, क्वार्टरली बनाना है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड है, अकाउंटेंट के ऊपर। तो अकाउंटेंट को लग रहा है कि मंथली बना लेना चाहिए तो मंथली बना ले, कितना उससे हमारा लेन देन होता है तो वो बना लेगा। तो कैसे बनाएगा, उसके पास अपना अकाउंट तो है। हाँ, अकाउंट रिकन्सिलिएशन का मतलब यही कि दो अकाउंट्स को मिलाना है। तो एक अकाउंट सेल्फ अपना है और एक दूसरे का। तो अगर मैं सप्लायर हूँ तो मेरा कोई डेटर होगा, और अगर मैं डेटर हूँ तो मेरा कोई सप्लायर होगा, और अगर मैं हेड ऑफिस हूँ तो मेरा कोई ब्रांच होगा, और अगर मैं ब्रांच हूँ तो मेरा कोई। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पार्टी के बीच में क्या रहे, ट्रांजैक्शन साफ रहे, फेयर रहे, ताकि फ्यूचर में किसी तरह का डिस्प्यूट, कोई इशू ना हो। ऐसे ट्रस्ट जो है बना रहे। और जानते हैं बिजनेस जो है ना टोटल ट्रस्ट पे है। उसी को एक अकाउंटिंग में नाम दिया गया है क्रेडिट। और क्रेडिट पर ही बिजनेस होता है, और क्रेडिट का मतलब ही एक्चुअली ट्रस्ट होता है। बिजनेस में क्रेडिट मतलब भाई जिसकी क्रेडिट अच्छी है तो इसका मतलब है कि उसकी गुडविल अच्छी है, लोगों का भरोसा उस पर है। तो ये चीज़ें बीच में क्या है ना, ट्रस्ट तोड़ने का काम करती हैं। तो रेगुलर ट्रांजैक्शन होता रह रहा है तो बीच बीच में अकाउंटेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक ऐसा वो स्टेटमेंट बनाए जिसमें उसका भी हिसाब किताब 3 महीने में क्या क्या किया
और पार्टी ने भी क्या किया, दोनों को सामने रखे और मिला ले, और कहीं डिफरेंस अगर आए तो दोनों बैठ के आपस में बात कर लें। तो रिसेंट का मामला रहेगा तो किसी न किसी को याद रहेगा, और फिर उसका वहीं ऑन स्पॉट सलूशन कर लें, तो आगे कोई ऐसा डिस्प्यूट होगा ही नहीं। तो अकाउंट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई मैंडेटरी नहीं है कि पीएल है, ट्रेडिंग है, बैलेंस शीट है, बनाना ही बनाना है, ना बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक अकाउंटेंट की ये स्किल है कि अगर आपके बिजनेस में इस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं और कोई कस्टमर आपसे बहुत दिन से जुड़ा हुआ है, रेगुलर आप ही से लेन देन करता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए अकाउंटेंट कि आप उसका क्या करें, अकाउंट। तो ये अकाउंट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेगुलर बनाया जाता है। फ़र्क क्या है बीआरएस में और एआरएस में, अकाउंट रिकंसिलिएशन और बैंक रिकंसिलिएशन में, कि बैंक रिकंसिलिएशन में दोनों चीज़ें सेम पर्सन की हैं, कैश बुक भी कंपनी का और पासबुक भी कंपनी का, तो अपने ही दोनों अकाउंट को मैच कराते हैं और जो भी डिफरेंस होता है उसको शॉर्ट आउट करते हैं। तो ये तो इंटरनल हो गया अपने अकाउंट को मैच करने का। तो यहाँ पे तो खैर ट्रस्ट की बात नहीं थी, गवर्नमेंट के हिसाब से रिटर्न की बात थी, ऑडिट की बात थी, लेकिन यहाँ पे तो ट्रस्ट भी है। तो इसलिए अकाउंट रिकंसिलिएशन में कई तरह के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। जी बताइए। अकाउंट कंफर्मेशन अकाउंट जो होता है, हाँ, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट वो भी बनाए जाते हैं। अब देखिए कितने तरह के रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। एआरएस, अकाउंट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो एक बनाया जाता है डेटर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दूसरा है क्रेडिटर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तीसरा है ब्रांच रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और चौथा है क्रेडिट कार्ड, जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है, क्रेडिट कार्ड रिकंसिलिएशन। हाँ, तीन ही दिए हैं, बट आजकल ये चौथे भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। एक पार्टी हो गया, आजकल लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर ही लेते हैं बिजनेस में ख़ास तौर से, तो बैंक से वो इशू होता है तो उससे भी तो मिलाना पड़ता है ना, ट्रांजैक्शन हो रहे तो पता चला कि क्रेडिट कार्ड में नेसेसरी कुछ चार्ज लग जाए, फिर सोचे आप कि इतना तो मैंने ट्रांजैक्शन किया नहीं तो इतना बिल कैसे, तो मैचिंग तो होना चाहिए ना। आपका काम ही यही है अकाउंटेंट का कि पता करे कोई ऐसा कुछ ना हो। तो खैर, तो अकाउंट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर कितने तरह के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, तो ये ही चार हैं। डेटर से समझ गए होंगे कि ये कस्टमर से रिलेट करेगा, क्रेडिटर से सप्लायर होगा ये, ब्रांच से मतलब आप कंपनी है तो आपकी कहीं पे, तो आप चाहते हैं कि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में लेन देन जो बना है वो एकदम क्लियर है, फेयर है, ट्रू एंड फेयर है। और आजकल जो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं तो उनका स्टेटमेंट और जो आप खुद मेंटेन करते हैं वो स्टेटमेंट भी क्या करे, मैच करे। तो कुल मिला के चार तरह के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब क्यों दोनों के अकाउंट में
डिफरेंस आ जाता है। तो एक कारण तो ये होता है कि गुड्स सप्लाइड, हमने गुड्स को सप्लाई कर दिया, सेल कर दिया, बट नॉट एट रिसीव, लेकिन उन्हें सामान अभी तक मिला नहीं। तो डिफरेंस आएगा। सोच के देखिए कि अगर आप किसी को सामान भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, तो जैसे ही आप यहाँ इलाहाबाद से सेल करेंगे तो आप अपनी अकाउंटिंग में लिख देंगे सेल्स कि कर दिया, लेकिन वो तो परचेस कब लिखेगा, जब रिसीव करेगा। अब रिसीव करने में कहीं गाड़ी के साथ कोई दिक्कत हो गई, ट्रांसपोर्ट में फंस गई, महीनों लग जाएंगे, मिलेगा सामान, लेकिन जब तक बीच में ARS मिलाएंगे तब तक उनके यहाँ सामान पहुँचा ही नहीं, तो वो तो यही दिखाएंगे ना कि मुझे सामान रिसीव ही नहीं हुआ। तो एक वजह ये हो जाती है। दूसरी, हाँ, पेमेंट गुड्स इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब होता है रास्ते में है, और ऐसा बहुत होता है सेल्स के केस में, बिजनेस के केस में, कि अक्सर सामान ट्रैवल में होता है। तो जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो देखते होंगे कि खरीद लिया, लेकिन किसी ने परचेज कर लिया या किसी ने बेच दिया, लेकिन अब वहाँ से आ रहा है, रास्ते में है, रिसीव होगा कब। बुक में तो सर एंट्री हाँ, बुक में एंट्री उनके यहाँ हो गई, लेकिन सपोज़ कि आप दुकानदार हैं, खरीदने वाले फ्लिपकार्ट पे, तो आप एंट्री कब करेंगे? हाँ, रिलायंस तो सर कहता है कि हमारे पास सामान आए चाहे ना आए, हमने खरीद लिया है, जब तक वो एंट्री हम नहीं नहीं, आपके हिसाब से तब होगी ना जब आपके पास स्टॉक आ जाएगा। तो स्टॉक लेजर में भी तो स्टॉक भी तो एंट्री तो ठीक कर लेंगे, लेकिन स्टॉक में सामान ही नहीं है और एंट्री कर देंगे। तो आप तो वेट कर लेंगे, पता तो सब रहता है, लेकिन हमें वेट करना पड़ता है। तो जब तक गुड्स आएगा नहीं, आप एंट्री करेंगे भी नहीं। सर वो तो वैसे भी अगर मतलब हम लोग ने उसको दिया है, मतलब ऑर्डर दिया है, तो अज्यूम करके भी हम लोग बना ही सकते हैं इसको कि हाँ आज नहीं तो कल तो आएगा ही। दूसरी लेकिन चीज़, फिर बाद में क्या पता आए या ना आए। ना दूसरी चीज़ कम आ जाए, कम आए, कोई ज़्यादा आ default हो जाए, कुछ इसमें डिफेक्ट भी हो जाए, तो इसीलिए जब तक रिसीव ना हो तब तक मैच तो मैच नहीं हो पाएगा। अन्य से देखिए, कुछ चीज़ें तो सही हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हो सकती हैं। तो फिर ये होता है ना कि वेट ही कर लें 1-2 दिन का। इसके बाद तीसरा है कि पेमेंट मेड, बट नॉट एट रिसीव। अब चाहे जिसने भी किया हो, एक तरफ से पेमेंट हुआ है और दूसरे तरफ रिसीव, तो डिफरेंस आ जा रहा है। डिस्काउंट अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड। कभी कभी टेलीफोनिक बात हो जाती है कि हम डिस्काउंट आपको, लेकिन बिल आ रहा है तो उसमें डिस्काउंट देना भूल गए, तो फिर आप तो बोलेंगे कि कैसे मैं एंट्री कर दूं। तो जब तक डेबिट नोट इशू नहीं होगा एंट्री कर देंगे तो फ़र्क ही हो जाएगा, तो आप वेट कर लेंगे। इसके अलावा फिर क्या होगा कि गुड्स रिटर्न बट नॉट एट रिसीव। गुड्स रिटर्न भी हो सकता है, सामान वापस कर दिया, तो उन्होंने तो एंट्री कर दी कि मैंने वापस कर दिया, बट आपको अभी तक रिसीव। और कभी कभी गुड्स ट्रांसफ़र भी हम लोग कर देते, गुड्स ट्रांसफ़र टू अनदर ब्रांच। अब हमने अपनी ब्रांच से ए से बी को सामान ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन हेड ऑफिस को पता ही नहीं है, उसको लग रहा है कि ए के पास ही सामान है, जबकि ए ने क्या कर दिया, बी को दे दिया। तो अब अकाउंटिंग में फ़र्क तो आ जाएगा ना। तो ए को बताना पड़ेगा हेड ऑफिस को कि मैंने अपना स्टॉक बी को, बी को भी बताना पड़ेगा कि मैंने ए से सामान, तब जाके वो मैच।
तो इतनी चीज़ें फटाफट तो अकाउंट में नहीं मेंटेन होती है ना। वो भी तो हो सकता है ना कि जहाँ से किसने परचेज ऑर्डर बनाया उसमें कुछ गलत हो गया हाँ, अकाउंट्स में, वो भी तो एक हो सकता है। एक तो बड़ी मिस्टेक यही हो सकती है कि रॉन्ग एंट्री हो सकती है, कैलकुलेशन हो सकता है, चाहे वो क्वांटिटी टोटल कम करने करने में, का, क्वांटिटी में, जीएसटी का रेट कम चार्ज कर दिया, ज़्यादा चार्ज कर दिया, पीसेस कम डाल दिए, वैल्यू कम दिखा दी, तो ये तो एक वजह और भी हो सकती है। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से दो अकाउंट्स के बीच में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा। अब इसके बाद हम लोग सर मैसेज आया, सौरभ सर नहीं आएंगे जी सर, थोड़ा ये मैसेज सर को बोला करें कि नहीं आ रहे हैं, तो मतलब ये थोड़ा सुबह ही कर दिया करें। जैसे मुझे जब मैसेज मिला ना तो थोड़ा लेट मिला, अब मुझे ये था कि आएंगे, तो जैसे ही मिला तो टाइम था अभी कि आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके, तो मैंने मैसेज कर दिया कि ग्रुप में ये मैसेज डाल दीजिए। तो मैंने वेट किया आधा घंटा तक, तो मैसेज ग्रुप में नहीं आया, तो फिर मैंने मैसेज जो है डाला था, फिर भी लेट हो चुका था। अब दूसरा ये है कि पहला सवाल हम लोग करते हैं अकाउंट रिकन्सिलिएशन का, डेटा रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। असाइनमेंट चाहे असाइनमेंट कर लीजिए, चाहे एग्जाम्पल कर लीजिए। एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल कर लीजिए, कहाँ पे है? नंबर बताओ। हाँ, पेज नंबर यही है, 42 है ना, 42। तो जब आप बनाएंगे ARS अकाउंट रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो 3 कॉलम आप बनाएंगे एक्सेल पे, 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे आप पार्टिकुलर, दूसरे वाले कॉलम में आप अमाउंट लिखेंगे, तीसरे में भी अमाउंट लिखेंगे। ये वाले अमाउंट में आप कैलकुलेशन करेंगे कि क्या प्लस करना है, क्या माइनस, और फाइनल वैल्यू ये सेकंड कॉलम में। मतलब 2 कॉलम का मतलब डेबिट क्रेडिट नहीं है, मतलब पहला कॉलम सिर्फ प्लस माइनस के लिए है और दूसरा जो है फाइनल वैल्यू के लिए, ये करना है। ARS जब आप बनाएंगे डेटा रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, सर पेज नंबर क्या था? 42 पे है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस एज पर आवर रिकॉर्ड, ये आपकी हेडिंग रहेगी, बैलेंस एज पर आवर रिकॉर्ड, और लास्ट कॉलम में आप इसे लिखेंगे, लास्ट वाले कॉलम में टोटल, और जितने भी डिफरेंसेस होंगे, डिफरेंसेस इन आवर बुक और डिफरेंसेस इन पार्टी बुक या डेटर बुक, को भी, यानी चाहे अपने अकाउंट में डिफरेंस हो या पार्टी के अकाउंट में डिफरेंस हो, दोनों ही केस में सारी की सारी वैल्यू को माइनस कर देंगे। अब इसे माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे बैलेंस एज पर डेटर रिकॉर्ड। सर ये माइनस क्या मतलब ये जो लेस दिए हैं इसको माइनस करेंगे ये लेस का मतलब ये दोनों चीज़ें माइनस हो जाएंगी, उसमें से ऊपर वाला। ये टोटल वैल्यू में से। तो बहुत आसान हो गया ये फिर तो, कि अपने बैलेंस में से सारे डिफरेंस को, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए सोचिए कि मेरे और आपके बीच में अकाउंट मिलाया जा रहा है, ठीक है, तो 10 ट्रांजैक्शन मेरे बुक में है, ए में,
और बी के बुक में 12 ट्रांजैक्शन हैं, लेकिन 10 में 2 ऐसे हैं जो बी में नहीं हैं और बी में 3 ऐसे हैं जो ए में नहीं हैं। तो टोटल कितने ऐसे हैं जो दोनों में नहीं हैं? और अगर पांचों को माइनस कर दिया जाए, 2 इसमें के और 3 इसमें के, तो इसका मतलब 8 इसमें के ऐसे हैं और 9 इसमें के ऐसे हैं जो बिल्कुल मैच कर रहे होंगे। तो जब मैच कर रहे हो रहे होंगे तो उनको तो रहने देते हैं, और जो मैच नहीं कर रहे हैं वो कितने हैं? तो अगर उनको हटा देंगे तो फिर जो बचे रहेंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? मैच तो हो ही जाएंगे। इसीलिए चाहे अपने बुक में डिफरेंस हो और चाहे पार्टी के बुक में डिफरेंस हो, तो डिफरेंस चाहे अपनी बुक का हो या पार्टी, दोनों को ही माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक बैलेंस क्या हो जाएगा? मैच। और ये भी समझ में आ जाएगा कि जो डिफरेंस थे वो 2 हमारे यहाँ ऐसे ट्रांजैक्शन थे जिसकी वजह से थे, और 3 ट्रांजैक्शन पार्टी के ऐसे थे जिसकी वजह से थे। तो इन दोनों 2 और 3, 5 का फिर क्या कर लेंगे? आपस में बैठ के रिकन्सिलिएशन एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ रिसीव हुआ, पेमेंट हुआ, नहीं हुआ। तो फिर वो जो आपस में डिस्प्यूट है या जो भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इसको फिर शो कहाँ करेंगे? बस ऐसे ही आपस में ही कर लेंगे। जब हम उनका अकाउंट मंगाएंगे, कैसे करेंगे? इसको मिलाएंगे। आप जब किसी डेटर को सामान बेचेंगे तो लेजर तो बनाएंगे कि आपने 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक कितने ट्रांजैक्शन उसके साथ किए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और पार्टी को भी फ़ोन कर दीजिए कि आप भी 1 नवंबर से 30 नवंबर का क्या करिए, हमारा लेजर भेज दीजिए। अब दोनों लेजर सामने है आपके, तो देख लीजिए कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो दोनों में है। तो वो कौन सा जो है आपकी बुक में है उसमें नहीं है, और कौन सा उसमें है जो, उसको सर्किल कर लीजिए और वही दोनों को क्या कर दीजिए, लेस। तो दोनों मैच हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि 2 ट्रांजैक्शन मेरे ऐसे हैं जिसकी वजह से इनका मैच नहीं कर रहा, और 3 ऐसे इनके हैं जिनकी वजह से, और वो तीनों पांचों पे 2 और 3 पांचों पे दोनों मिल के क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे कि ये 2 किस वजह से नहीं हैं आप में, और 3 आपके ऐसे कौन से हैं जो मेरे में नहीं है, तो उसका कारण क्या है। तो उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। जब सॉर्ट आउट हो जाएगा तो उसकी फिर एंट्री पास कर लेंगे। मान लीजिए चेक इशू हुआ, हमें रिसीव नहीं हुआ, तो अब बात हो गई कि नहीं हमें रिसीव हो गया, तो हम उसकी एंट्री कर देंगे अपने यहाँ कि हमें रिसीव हो गया है। तो इस तरीके से जो 5 चीज़ें हैं उसी पर तो सिर्फ बात करनी रहेगी ना। तो पांचों में जब बैठ के बात कर लेंगे तो 2 अपनी तरफ हम ठीक कर लेंगे, 3 वो अपनी तरफ ठीक कर लेंगे, तो फिर बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा और डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। और अगर इसी को छोड़ देंगे और अगले साल पे ले जाएंगे तो आगे के भी ट्रांजैक्शन बहुत सारे हो जाएंगे, पीछे के तो थे ही, तो फिर माइंड से स्किप करने लगेगा कि पता नहीं हमने कर दिए थे पेमेंट कि बाकी रह गए थे, आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो फिर वो ट्रस्ट में फ़र्क पड़ने लगता है, और ट्रस्ट टूटने का मतलब बिजनेस पे उसका इफ़ेक्ट पड़ने लगता है, सेल्स उससे डाउन होने लगती है। तो कुल मिला के कस्टमर और आपके बीच में जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप हो जाए, उसमें किसी तरह का डिस्प्यूट न रहे, इसलिए एक्स्ट्रा वर्क अकाउंटेंट को रेगुलर करते रहना चाहिए। ख़ास तौर से ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर रेगुलर ट्रांजैक्शन किसी पार्टी के साथ होता रहता हो। मान लीजिए कोई कस्टमर महीने में 2 बार 1 बार सामान लेता है, तो उसका क्या ही बनाएंगे ARS। ये तो आपको समझ में आ गया ना किसका बनाना है, जिससे रेगुलर ट्रांजैक्शन हो रहा है, हर दिन हर 1-2 दिन के बाद पैसा जा रहा है, सामान आ रहा है, सामान वापस हो रहा है, तो उसमें मुश्किल हो जाती है फिर। तो खैर ये फॉर्मेट था जी। अब इसमें पेज नंबर 42 पर आप देखिए,
तो लिखा हुआ है कि यू आर अकाउंटेंट ऑफ एमजी इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर आपको किसका अकाउंटेंट बना दिया गया? एमजी इलेक्ट्रॉनिक के। और टैली पे आपने एंट्री पास किया हुआ है। तो ध्यान से देखें तो एक तरफ डेबिट लिखा हुआ है, एक तरफ क्रेडिट और एक तरफ क्लोजिंग, यही तो लिखा हुआ है। फिर आपने क्या किया कि एक कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट आपने धनुश्री से मांगा है, पेट ग्लोबल से, तो वो आपका पार्टी होगा। तो नीचे पार्टी ने भी आपको क्या दिया है? कंफर्मेशन ऑफ कि ये ट्रांजैक्शन मैंने आपसे किया है। तो कहने का मतलब दोनों सामने है आपके। तो एक चीज़ बताइए कि जो चीज़ हम सेल करते हैं वो दूसरा आदमी उससे क्या करता है? परचेज। तो सेल्स हमेशा क्या होता है? क्रेडिट, और परचेज हमेशा। इसलिए जो हम डेबिट साइड में चीज़ देखेंगे वो दूसरे अकाउंट में कभी डेबिट में नहीं दिखेगा। कहाँ दिखेगा? क्योंकि दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन है तो सेम नहीं हो सकता ना। तो जो चीज़ें हमारे यहाँ डेबिट में होंगी वो धनुश्री ग्लोबल के यहाँ क्रेडिट में होंगी। तो चलिए मिलाते हैं। तो डेबिट में एक ट्रांजैक्शन है 15,61,600 का है। तो क्रेडिट में आप देखिए लिखा हुआ है 15,61,600। तो इसका मतलब ये मैच कर रहा है, तो ये से टिक कर लेंगे, दोनों तरफ मैच कर रहा है। फिर आते हैं दूसरा जो डेबिट है। फिर ऊपर एमजी इलेक्ट्रॉनिक का टैली वाला देखते हैं तो दूसरे में लिखा है 19,90,400, और यहाँ पे भी लिखा है क्रेडिट साइड में नीचे 19,90,400। तो इसका मतलब ये तो दोनों ही बिल्कुल मैच कर रहा, कोई डिफरेंस मिला ही नहीं। चलिए अब क्रेडिट साइड में चलते हैं एमजी इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ध्यान से आप देखें 15,61,000 क्रेडिट में है, तो वो हमें कहाँ मिलेगा? तो डेबिट में 15,61,000 है। फिर आ जाइए क्रेडिट में एक और ट्रांजैक्शन है 18,31,000 का, तो इसमें भी 18,31,000 है। उसके बाद कुछ भी नहीं है क्रेडिट में, सीधा उनका बैलेंस है लास्ट में। क्लोजिंग बैलेंस देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक का, एमजी इलेक्ट्रॉनिक कितना है? 1,00,000 रुपए। और इनका कोई क्लोजिंग बैलेंस किधर भी बैलेंस सीडी दिख रहा है? इसका मतलब इनका ये कहना है कि मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है। उनकी नहीं तो वो तो एमजी इलेक्ट्रॉनिक का है, अपने यहाँ तो शायद एक भी रुपए नहीं है। अगर होता तो लिखा रहता टू बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस सीडी, कहीं लिखा है डेबिट या क्रेडिट में? 1,00,000 कहाँ बोल रहे हैं? 1,00,000 नहीं, वो वही 1,60,000 है, वही वाला ना, 1,60,000। लेकिन इधर जो है नहीं है ना, इधर नहीं है। तो इसकी वजह जानते हैं क्या है? पहला, डिस्काउंट रिसीव, देखिए 600 है ना, वो उधर था नहीं। दूसरा 1,59,232 भी उधर नहीं था। और एक लास्ट में डिस्काउंट रिसीव भी है 1,68,168, वो भी नहीं था। सर कौन सा 1,32,000 सर? 1,59,232 है ना, एक 4 जनवरी को। सर पर 600 तो क्लोजिंग में दिखा रहा है। 600 दिखा रहा है। नहीं, क्लोजिंग बैलेंस में तो कहीं नहीं दिखा। एमजी वाली नहीं, लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस मैं बोल रहा हूँ, लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस। डेबिट क्रेडिट में नहीं दिख रहा है तो कोई मतलब नहीं है ना, बैलेंस से नहीं मतलब, क्लोजिंग बैलेंस का टोटल से मतलब। डेबिट में ट्रांजैक्शन होना चाहिए या, तो वो तो नहीं मिला ना 600, तो लास्ट में हमको बैलेंस क्या मिला? 1,00,000। बस ये इसका मतलब दोनों की बुक में डिफरेंस कितने का है? 1,60,000 रुपये का है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,60,000 रुपये, और जितने भी डिफरेंस है उनको माइनस कर देंगे। तो पहला डिफरेंस है डिस्काउंट रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, 600। फिर दूसरा है गुड्स सप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड,
1,59,000 232। और एक तीसरा भी है डिस्काउंट रिसीव बट नॉट रिकॉर्डेड 168। तीनों को ऐड करके माइनस करना है। 8 और 2 10, 3 6 9 और 1 कैरी किया 10, फिर 6 2 8 1 9 1 कैरी किया 10, फिर 9 1 10 5 1 6 और 1। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हो जाएगा बैलेंस। और यही बैलेंस था, उनके पास तो कोई बैलेंस था नहीं, सर ये जो 1,60,000 ये तीनों को मैं मिला है क्या? तभी तो आया ना। 600 और 100 इससे ये सब जोड़ दिया मैंने तीनों को, तो यही आया है। मैंने कहा था फाइनल इधर लिखते हैं, कैलकुलेशन इधर करते हैं। जैसे उन सब में करते थे, इधर भी 160 इधर भी 160 नहीं, ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये स्टेटमेंट है जिसमें एक तरफ टोटल है, एक तरफ कैलकुलेशन है। तो टोटल पूरा इधर लिख देंगे और जितना प्लस माइनस करना है इस वाले कॉलम में लिख के, फिर जो फाइनल वैल्यू आएगी वो लास्ट वाले कॉलम में रख के माइनस कर देंगे। अब ये जो वैल्यू आई है उसको बोलेंगे बैलेंस एज पर डेटर रिकॉर्ड या डेटर। ये आपका बन गया ARS। बट नॉट रिसीव्ड डिस्काउंट होगा ना सर? बट नॉट रिकॉर्ड क्या है सर?